वेलकम टू जैन ट्रेडर्स। पिछली वीडियो में हमने फंडामेंटल एनालिसिस को स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से फंडामेंटल एनालिसिस स्टार्ट किया है जी। अगर आप वो हमारी पहली वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर हमारी फंडामेंटल एनालिसिस की वो क्लास देख सकते हैं, जिसमें हमने फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, उसके क्या इंपॉर्टेंस है, नॉन एक्सपेक्ट जो होते हैं क्या है फाइनेंशियल एनालिसिस के, या फिर नॉन फाइनेंशियल एक्सपेक्ट कौन से हैं कंपनीज के, इन सब को ना पिछली क्लास में हमने जो हमारी वीडियो आई थी उसमें सब कवर कर दिया है। अब फंडामेंटल एनालिसिस को आगे रीड आउट करते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है? इन्वेस्टर की जो साइकोलॉजीज है ना वो रिवील करते हैं। इन्वेस्टर ना चेंज करने पर रिवर्स कर देती है कई बार साइकोलॉजीज। जैसे साइकोलॉजी इन्फ्लुएंस करती है इन्वेस्टर के डिसीजनों को। कैसे करती है ना, जब कई बार ना किसी चीज की ना बहुत ज्यादा हाइप हो जाती है। ठीक है, जैसे अभी अब करंटली अगर एग्जांपल लें तो जैसे HDFC बैंक है, इसकी बहुत ज्यादा हाइप थी। मेरे खुद के फ्रेंड ने मुझे कहा था कि ना आंख बंद करके ना HDFC बैंक में आप पैसा लगा दो, है ये बहुत अच्छा बैंक है। लेकिन आप उसके जो अभी क्वार्टरली रिजल्ट आया है आपको उसमें पता चल ही गया होगा कि HDFC बैंक अब किस साइड जा रहा है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी IPO का। IPO की ना बहुत ज्यादा हाइप हो चुकी है कि कुछ ऐसी कंपनीज है जिन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है IPO में। लेकिन इतनी ज्यादा हाइप होने के बाद आप अगर कोई भी डिसीजन लेते हैं, आप उसमें फंस भी सकते हैं। तो आप इन्वेस्टर को ना बिल्कुल सोच समझ के ये डिसीजन लेना चाहिए। अच्छा, इन्वेस्टर के पास ना लिमिटेड इंफॉर्मेशन ले ले सकता है, यानी कि लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही प्राप्त कर सकता है किसी भी चीज की। अच्छा, डिफरेंट साइकोलॉजी होती है और अलग लोगों की होती है, अलग टाइम पर होती है। इसका देखो एक एग्जांपल लेते हैं, ये ना हमें ये बताता है कि अपना बिहेवियर कैसा है। जैसे कई बार ना सब लोग ना बुलिश होते हैं। डिफरेंट अगर सबसे डिफरेंट सोच रखनी है, अगर सब लोग बुलिश हैं तो हम बेरिश की पोजीशन बनाएंगे जो कि हम शॉर्ट सेल करेंगे। अगर सब लोगों की बेरिश की पोजीशन है तो हमारा डिफरेंट क्या होगा कि हम ना बुलिश की पोजीशन क्रिएट करेंगे। रेगुलेटरी हिंड्रेंस आ गया। कई बार ना जो रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया के स्टॉक मार्केट की वो है सेबी। कई बार ना ये बिना किसी स्टॉक को या फिर किसी कंपनी को ना बढ़ने से रोकती है। जैसे कई बार क्या होता है, कोई भी स्टॉक ना लगातार 2 दिन इंक्रीज हो रहा है 20%, क्या करेगी उसमें ना कुछ लिमिट बता देगी कि एक दिन में ना ये 10% या 5% से ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, इसलिए कई बार ये जो सेबी है ये खुद भी रोक लेती है, यानी कि खुद भी इसके जो डिसीजंस होते हैं या फिर इसकी जो रेगुलेटरी बॉडी होती है ये भी हमारे जो डिसीजन है उनको रिवर्स कर देती है। अब आता है स्टेप्स इन फंडामेंटल एनालिसिस, यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस को किन कैसे हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, इसके जो स्टेप्स है ना, ठीक है, उनका ना हम आगे की वीडियो में एक एक करके एनालिसिस करेंगे। आज हम सिर्फ उन स्टेप्स के नाम बताएंगे। ठीक है, पहला है माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस या मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस क्या होता है? ये ना इकोनॉमी का एनालाइज करना है कि हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो कैसी चल रही है, या फिर जिसमें कि हमारा क्या हो गया, इन्फ्लेशन कैसा है, GDP कैसी चल रही है, इन सभी फैक्टर्स को देखते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल एनालिसिस क्या हो गया कि इसमें ना इंडस्ट्री का एनालिसिस करना होता है। ये यानी कि कौन कौन सी इंडस्ट्री है, कौन सी इंडस्ट्री हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, कौन सी नहीं है, इन सब का एनालाइज हम इंडस्ट्रियल एनालिसिस में करेंगे। अगला टॉपिक आ गया फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस में हम किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल जो भी उसका फाइनेंशियल डाटा है ना उसको एनालाइज करते हैं। इसे ना कंपनी एनालिसिस भी बोलते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस की। इसकी ना 2 अप्रोच होती हैं। पहली होती है टॉप डाउन अप्रोच और दूसरी होती है बॉटम अप अप्रोच। टॉप एंड डाउन अप्रोच क्या होगी? इसमें ना सबसे पहले हम इकोनॉमी का एनालाइज करते हैं कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, हमारी GDP बढ़ रही है, घट रही है, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कैसी है। इसको एनालाइज करने के बाद हम इंडस्ट्री ढूंढेंगे, भाई किस इंडस्ट्री को कौन सी इंडस्ट्री अच्छी है, कौन सी इंडस्ट्री नहीं है, कौन सी आगे के टाइम में प्रॉफिटेबल होगी, कौन सी नहीं होगी, इसका एनालाइज करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम ना इंडस्ट्री ढूंढने के बाद कंपनी ढूंढेंगे, भाई इस इंडस्ट्री में कितनी कंपनी है, उनके क्या फाइनेंशियल्स हैं, ये सब एनालाइज करेंगे। जबकि बॉटम अप्रोच में ना इसकी बिल्कुल अपोजिट होती है। अपोजिट कैसे होती है? इसमें सबसे पहले ना हम कंपनी ढूंढ लेते हैं भाई कोई भी कंपनी है जैसे रिलायंस है होगी। ठीक है, फिर ये किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, रिलायंस जो है वो किस से है, ऑयल ऑयल वाली इंडस्ट्री से रिलेटेड है। अच्छा, अब इकोनॉमी कैसी चल रही है हमारे देश की, इसका एनालाइज करेंगे फिर हम।
ठीक है। इंडस्ट्री ढूंढने के बाद इकोनॉमी का एनालाइज करेंगे। अगर कोई मुझसे पूछे ना कि सबसे बेस्ट अप्रोच कौन सी है, तो मैं टॉप डाउन अप्रोच को, यानी कि सबसे बेस्ट अप्रोच होती है टॉप डाउन अप्रोच। क्यों होती है? क्योंकि इसमें पहले ही हमें पता होता है कि इकोनॉमी कैसी है, ठीक है। इकोनॉमी के अनुसार हम लोग फिर इंडस्ट्री ढूंढ लेते हैं, और फिर इंडस्ट्री ढूंढने के बाद हम कंपनी का एनालाइज कर लेते हैं, है। जबकि बॉटम अप्रोच इसकी बिल्कुल अपोजिट होती है, ठीक है। अगला आता है सिचुएशनल एनालिसिस। सिचुएशनल एनालिसिस क्या होगा कि सिचुएशन के अनुसार ना हम अपने डिसीजंस लेते हैं, एनालाइज करते हैं। जैसे क्या होता है कि मान लो कोई युद्ध स्टार्ट हो गया, तो उसका एनालाइज करना, या फिर बजट में किसी, यानी कि बजट आ गया, जैसे इंडिया का बजट आ गया, उसमें क्या होगा, बजट में किस इंडस्ट्री को कितना पैसा मिल गया, इसके अनुसार ना हम सिचुएशनल एनालिसिस करते हैं। ये टाइम टू टाइम एनालिसिस होता है, ठीक है। फिर होता है वैल्यूएशन। हमने कंपनी डिसाइड कर ली, अब उस कंपनी का वैल्यूएशन कितना है, उसकी पी रेशियो कितनी है, उसकी इंटरसिक वैल्यू कितनी है, ये सब ना हम वैल्यूएशन में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब हमने ना ये देखो फंडामेंटल एनालिसिस के स्टेप्स बता दिए हैं। अब अगली वीडियो में ना हम अपनी इकोनॉमिक एनालिसिस करेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस में इकोनॉमिक एनालिसिस कैसे करना है, ठीक है। और बिल्कुल अच्छे से करेंगे और न्यू डाटा के साथ करेंगे, ठीक है। अगर आप हमारे वीडियोस देखना चाहते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखना चाहते हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।